जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। क्लास 9 केमिस्ट्री और टॉपिक 1.2 बेसिक डेफिनेशंस आज हम इस पे बात करेंगे। और आज के इस टॉपिक में जो है आपको एक्सप्लोर कर देंगे सारे टॉपिक को। आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस एमसीक्यू सब इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। सो मैं खुरम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम बेसिक डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है दैट इज़ मैटर। स्टूडेंट्स, कुछ भी ऐसी चीज़, थिंग का मतलब क्या होता है, दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी जगह घेरती हो, उसको आप मैटर कह सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि जितनी भी बॉडीज़ जो हैं हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी आपको मिलेंगी सब चीज़ें, ये सब किसी हद तक मैटर हैं। सो केमिस्ट्री में जो है हम टाइप्स ऑफ मैटर की भी स्टडी करते हैं। तो जो मैटर है वो 3 फिज़िकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। और वो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड से आगे भी एक किस्म अभी साइंसदानों ने डिस्कवर की है, दैट इज़ बोज। और गैस से आगे भी एक किस्म दरियाफ्त की है, दैट इज़ प्लाज्मा। लेकिन इनके बारे में आपको बड़ी क्लासों में बताया जाएगा। अभी आप यही याद रखो कि जो मैटर है वो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। तो स्टूडेंट्स, अगली जो डेफिनेशन है दैट इज़ बेसिकली सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। आप कह सकते हो कि इट्स अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, यानी एक टुकड़ा होता है मैटर का, या आप एक कह लें टुकड़ा है लेकिन अपनी खालिस हालत में, सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे आप सब्सटेंस की जो है मुख्तलिफ एग्जांपल्स ले सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि जो सब्सटेंस होता है उसकी खसूसियत यह है कि उसकी फ़िक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। यानी सब्सटेंस जो है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब है कि जो उसमें बॉन्ड वगैरह हैं, लेट्स से दैट कि वाटर जो है एक सब्सटेंस है, अब इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है और ये कभी भी कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगी। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप ये भी कह सकते हो। सो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी सब्सटेंस की, और आप कह सकते हो कि इसके स्पेसिफिक करेक्टर्स भी होंगे। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि ये जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपको मिलेगा। सॉलिड में ये आपको आइस कहलाएगा, लिक्विड में आप इसको वाटर कहते हो, और गैस में आपको ये वेपर्स या क्लाउड्स कहलाएगा। और करेक्टर्स के यही है कि ये हर जानदार की बॉडी का हिस्सा है और इसके कुछ और मज़ीद करेक्टर्स वगैरह पे आप डिस्कवर कर सकते हो। तो लेकिन आप स्टूडेंट्स याद रखो कि जो इम्प्योर मैटर है उसको आप मिक्सचर कहोगे। यानी एक और डेफिनेशन यहाँ पे आप फ़िलहाल अभी आर्जी तौर पे देख लो, आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि जो मिक्सचर है वो बेसिकली इम्प्योर मैटर है। तो इम्प्योर मैटर जो है वो मिक्सचर होगा। और स्टूडेंट्स याद रखो कि जो मिक्सचर है उसकी 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है होमोजीनियस और दूसरी टाइप है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं। अब आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा जब हम मिक्सचर का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे आपसे आगे मज़ीद कि आगे एक और बेसिक डेफिनेशन है। यानी अभी तक हमने जो डेफिनेशंस को स्टडी किया उनमें हमने सबसे पहले मैटर, उसके बाद सब्सटेंस और उसके बाद मिक्सचर की बात की। अब स्टूडेंट्स आगे हम बात करेंगे मज़ीद अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की। तो पहले भी मैं आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन में बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 2 किस्म की होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को स्टडी किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनका एसोसिएशन हो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के साथ, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो एसोसिएटेड है, यानी जिनका ताल्लुक है एसोसिएटेड विद दी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी ज़ाहरी तौर पे आपको जो नज़र आ रहा है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कहोगे, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो आप इसमें ले सकते हो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है आप ले सकते हो लाइक कलर। कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आप स्मेल, टेस्ट, इसके अलावा आप हार्डनेस को भी फिजिकल प्रॉपर्टी ही समझो। हार्डनेस के अलावा आप शेप ऑफ क्रिस्टल को भी फिजिकल प्रॉपर्टी समझो। और मतलब शेप ऑफ क्रिस्टल समझा, जैसा घर में नमक होगा आपके, वो एक क्रिस्टल है, उसकी जो भी शेप है ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखो। सॉल्युबिलिटी होता है कि कौन सा सब्सटेंस किस सब्सटेंस में हल हो सकता है। जैसे पानी जो है और चीनी है आपस में हल हो सकते हैं, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी पॉजिटिव है। और ऑयल है और पानी है तो दोनों की सॉल्युबिलिटी नेगेटिव है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप मेल्टिंग पॉइंट ले सकते हो, ये भी एक प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट ले सकते हो, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा जो है और भी बहुत सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्सेट्रा वगैरह आप ले सकते हो। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जो एसोसिएटेड है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के साथ। तो इसका आपको पता होना चाहिए। बोर्ड में अमूमन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन मैटर, व्हाट इज़ सब्सटेंस। ये भी आप नोटबुक ले लो और अभी से सवालों को नोट डाउन करो। तो जो मैं आपको एमसीक्यूज़ और लॉन्ग शॉर्ट बताता रहूँगा वो आपने साथ साथ नोटिस कर लेंगे। तो व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ जाता है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जो मैं प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवाई हैं ये खाली प्रॉपर्टीज़ ही आपको पूछ लेता है 2 नंबर का सवाल कि गिव द नेम्स ऑफ सम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिर आपने जो है इनके नाम वगैरह लिखने होते हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और मैं आपको बात बताऊं, जैसे आइस को जब आप गर्म करते हो तो ये मेल्ट हो जाती है और पानी बन जाता है। तो आप कह लो कि जब पानी को ओवर हीट करोगे तो वो स्टीम बन जाती है। तो एंटायर प्रोसेस जो है ये फिजिकल स्टेट ही है, यानी कोई केमिकल चेंज नहीं आया है यहाँ पे, पानी ही चेंज हो रहा है। यानी यू कैन से कि जो हमारे पास आइस है वो कन्वर्ट हो रही है, आइस किस में कन्वर्ट हो रही है? आइस मेल्ट हो रही है और किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर में। ठीक है। और फिर आप वाटर को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। और वाटर को हीट करने के बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर, वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में या स्टीम में आप कह लो। तो ये देखो आइस भी वाटर है, वाटर तो डेफिनेटली है ही वाटर, और स्टीम भी वाटर है। यानी कंपाउंड टूटा नहीं है, बस ये सॉलिड था, जिस तरह के मैंने आपसे पहले कह दिया ये लिक्विड है और ये गैस है। तो इस तरह हमने इस बात को समझ लिया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एक ज़ाहरी, एक तभी प्रॉपर्टी है कि बस ज़ाहरी तौर पे आपको चेंज नज़र आता है, लेकिन अंदर इंटरनली कंपाउंड जो है वो सेम रहता है। तो अब हम बात करते हैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि ये टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि जो कंपाउंड है वो किस चीज़ का बना हुआ है, यानी कंपोजिशन क्या है। अब इसमें ये होता है कि लेट्स से दैट कि अगर ऐसा हो जाए कि जैसे आपके पास पानी है, अभी आपको पता था कि पानी सॉलिड फॉर्म में है, तो अगर पानी ब्रेक हो जाए इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो आप इसे कहोगे इट इज़ अ डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना, यानी कि जो आपका कंपाउंड था, ये जो कंपाउंड था, ये सब्सटेंस था, ये टूट गया। ठीक है। और किस में टूट गया? अब ये आपके पास तो वाटर था, वाटर टूट गया H2 में, दैट इज हाइड्रोजन गैस। और ये जो आपके पास कंपाउंड है दैट इज ऑक्सीजन गैस।
तो बस आपको ये बात का पता होना चाहिए। सो केमिकल प्रॉपर्टी में यू टॉक अबाउट अ सब्सटेंस, के सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन क्या है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करती है, और फिर वो जो है आपको पता है कि डिफरेंट केमिकल्स के साथ सब्सटेंस रिएक्ट भी कर जाता है, तो वो तब्दील भी हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टी में यू टॉक अबाउट रिएक्शंस में जैसे अब वाटर है, लेट्स से दैट कि वाटर ने रिएक्ट कर लिया है, टूट गया है, तो वाटर जो है लेट्स से दैट कि वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट भी कर सकता है। लेट्स से दैट कि आप उसको किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा सकते हो। लेट्स से दैट कि वाटर को प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर दिया, तो प्रोटीन को तोड़ देगा पानी, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से जो वाटर के पास खासियत है वो लिपिड्स को भी तोड़ सकता है, हाइड्रोलाइज कहते हैं इस अमल को, और लिपिड्स भी जो हैं दे टर्न डाउन इनटू फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये केमिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स मैं आपको पानी की बता रहा हूँ। इसी तरह से जो वाटर है वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी तोड़ देता है, जैसे लेट्स से दैट यू हैव अ सुक्रोज, तो सुक्रोज को आप तोड़ देगा ये पानी इनटू ग्लूकोज एंड माल्टोज, तो माल्टोज और ग्लूकोज आपको बनते हुए नज़र आएंगे। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस तरह ही आप हाइड्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन जो है इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू मेक वाटर, ये भी तो एक केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन मॉलिक्यूल से मिल जाएगा और वो बना लेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस, दुनिया में लाखों करोड़ों सब्सटेंसेस हैं और हर सब्सटेंस आपस में एक दूसरे से रिएक्शन कर रहा है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई जो सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्शन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन। अगला सवाल आप दर्ज कर लो। सो व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज़, गिव एग्जांपल, ये क्वेश्चन हमने किया है अभी। अब हम करेंगे क्लासिफाई मैटर। स्टूडेंट्स अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैटर है ये याद रखो कि इसकी दो टाइप्स हो सकती है, ठीक है। मैटर की दो टाइप्स हैं। मैटर जो है वो सब्सटेंस हो सकता है, सब्सटेंस मैंने आपको बताया था यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर जो है वो क्या हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है, और या फिर मैटर जो है वो हो सकता है मिक्सचर, ठीक है। मैटर क्या हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। और जो सब्सटेंस स्टूडेंट्स ये हो सकता है, सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, तो ये एलिमेंट हो सकता है या फिर ये हो सकता है कंपाउंड, ठीक है। या एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। तो आगे से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो एलिमेंट है वो मेटल है, नॉन मेटल है, और समथिंग लाइक मेटलॉइड भी है। एलिमेंट की तीन कैटेगरीज हैं, और तकरीबन दुनिया में 80% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल हैं। बाकी मेटलॉइड्स और मेटल की नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। सबसे जो मशहूर नॉन मेटल हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये बहुत मशहूर नॉन मेटल्स हैं। बाकी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब बड़े मशहूर मेटल्स हैं। और मतलब 80% का मतलब कुदरत में जो एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं। तो सब्सटेंस की दो कैटेगरीज हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड स्टूडेंट्स बहुत से हो सकते हैं, कैटेगरीज बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ तीन बता देता हूँ। आयोनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, और मेटालिक कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर आप कह लो कि कोवेलेंट कंपाउंड हो सकते हैं। कोवेलेंट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स कोवेलेंट में भी कैटेगरीज हैं, सिंगल कोवेलेंट हो सकते हैं, डबल कोवेलेंट हो सकते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट हो सकते हैं, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स वी जस्ट रियली टॉक अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो दो कैटेगरीज इसमें और आपको बता सकता हूँ कि पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी कोवेलेंट कंपाउंड हो सकते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड याद रखें, इज दैट स्टोरी ऑफ नॉन मेटल्स। आप जब भी
कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी करते हो तो सब नॉन मेटल्स की स्टडी कर रहे होते हो। आयोनिक में आप नॉन मेटल प्लस मेटल की स्टडी कर रहे होते हो, जबकि जो मेटालिक होता है उसमें सिर्फ आप ओनली मेटल्स की ही स्टडी कर रहे होते हो। सो दैट मेक्स एन आइडिया। तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा सुनो, बिकॉज दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। तो सब्सटेंस अभी फ़िलहाल अगर तुम्हें याद रह जाए तो एलिमेंट भी होता है और कंपाउंड भी, मैटर सब्सटेंस है, मिक्सचर है। मिक्सचर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है, होमोजीनियस कैटेगरी भी है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। सो हेट्रोजीनियस कैटेगरी भी है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स इनका फ़िलहाल आपको याद रखना है। सो दिस इज़ नोन एज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो कह सकते हो। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है एलिमेंट्स के ऊपर। सो अभी हम बात करेंगे आपसे एलिमेंट्स पर। सो लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो है ये टॉपिक है आपके 1.2 के अंडर आता है। सो 1.2.1 इसके ऊपर बात करते हैं और सारी डिटेल मालूम करते हैं कि एलिमेंट के टॉपिक से बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो लॉन्ग शॉर्ट हो सकते हैं। सो ताकि इसमें आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प हो। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको सवाल बोर्ड में आ सकता है कि अर्ली एज एलिमेंट्स के बारे में बताएं। अर्ली एज एलिमेंट्स, तो अर्ली एज एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। दैट इज़ कार्बन 9 है, याद रखिएगा। अर्ली एज एलिमेंट्स जो हैं वो 9 है। दैट इज़ कार्बन, गोल्ड, उसके अलावा मैं आपको सिल्वर बता सकता हूँ, ठीक है। सिल्वर के अलावा जो है वो टिन है, ठीक है। सो टिन का सिंबल है दैट इज़ SN। सो उसके बाद हमारे पास एलिमेंट है टिन के अलावा मरकरी, और आई होप आपकी बुक आपके साथ होगी। और उसके बाद लेड, सो PB लेड होता है। उसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद है आयरन, ठीक है। आयरन के बाद जो है दैट इज सल्फर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये बड़े कदीम एलिमेंट्स हैं। इनको आप कह लो कि बहुत से साइंसदान बड़े देर से जानते थे, बड़े अरसे से पहचानते थे। तो यू कैन से कि ये अर्ली एज एलिमेंट्स कहलाते हैं और मतलब कदीम ज़माने में ये 9 एलिमेंट्स के बारे में सबको पता था। तो एट द टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंस, और जब ये समझा गया कि एलिमेंट सब्सटेंस थे तो फिर इनको जो है वो ऑर्डिनरी तरीक़ों से तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता था। तो आप कह लो कि 19th सेंचुरी के एंड तक, यानी 19th सेंचुरी के एंड तक आप कह लो कि जो एलिमेंट्स साइंसदानों को पता थे वो 63 थे। और ये आपको बोर्ड MCQ आ सकता है कि भाई 19th सेंचुरी के एंड तक कितने एलिमेंट्स साइंसदानों को पता थे, तो वो 63 थे स्टूडेंट्स। और आज जो है 118 एलिमेंट्स जो हैं हमने डिस्कवर कर लिए, यानी अब 63 एलिमेंट्स से हमने जंप कर लिया है और हमें अब 118 एलिमेंट्स का पता है। और उसमें से जो 92 हैं वो नेचुरल हैं, यानी नेचर में पाए जाते हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स, जिसको बोर्ड में बड़ी दफ़ा ये MCQ भी आया कि बताएं जी कि कितने नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सो दे आर 92 और टोटल कितने हैं 118। और 19th सेंचुरी के एंड तक कितने पता थे 63। तो बड़ा साइंसदानों की भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन वो मेरे अगले चैप्टर्स में बात करूंगा। सो अभी हम बात करते हैं एलिमेंट की डेफिनेशन की, कि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन है ये बच्चों को बड़ी ओखी लगती है। यू नो ओखी मीन्स इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ओखी। ओखी मीन्स स्टूडेंट्स मुश्किल। इसको आसान करते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? इट्स अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस होता है जो बना हुआ है सेम टाइप ऑफ एटम से। यानी आप कह लो कि आपके पास एक सोने का बिस्किट है, ठीक है जी। आपके पास क्या है जी? सोने का बिस्किट। सो लेट मी मेक दिस सोने का बिस्किट फॉर यू। ओके, सो हियर वी हैव द सोने का बिस्किट। ओके, सो ये सोने का बिस्किट है आपके पास, ठीक है। सोने का बिस्किट है तो आप इसमें सिर्फ सोना है, राइट, ओनली गोल्ड।
तो ये सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज सब्सटेंस। तो डेफिनेटली इसमें सोने के बिस्किट में सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। जब सारे एटम्स ही एक जैसे होंगे, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड एटम्स, तो सारे एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, अच्छा एटॉमिक मास सेम होगा ये नहीं मैं कह रहा, एटॉमिक नंबर सेम होगा ये शर्त है। उसके बाद अब एटॉमिक मैथ्स जो है वो सेम क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो कैन नॉट बी डिकम्पोज, उनको फिर डेफिनेटली एटम्स हैं, अब इनको और क्या तोड़ोगे, सिंपल चीज़ थे। एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, आप ये भी कह सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो कैन नॉट बी डिकम्पोज, डिकम्पोज मीन तोड़ना, आप इनको और नहीं तोड़ सकोगे, तोड़ फोड़ सकोगे, मतलब तोड़ के दोबारा कोई नई चीज़ नहीं बना सकते आप इनकी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी मजीद सिंपल आप सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। कोई ऑर्डिनरी केमिकल मीन, यानी जिस तरह आपको पता है कि यूरेनियम को आपने तोड़ा इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, ये तो यूरेनियम तो इट्स समथिंग लाइक एक आपने कोई ऑर्डिनरी केमिकल मेथड यूज़ नहीं किया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल मेथड यूज़ किया जिससे आपने यूरेनियम के एटम को तोड़ लिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि आप सिर्फ ऑर्डिनरी यानी हथौड़ा मारो इसके बिस्किट को तो कुछ आप तोड़ दो, या कोई आम कोई गर्म करो इसको तो इससे टूट जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। सो सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ये है डेफिनेशन स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखनी है। आपको हर साल बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आ जाता है कि डिफाइन एलिमेंट, और उसके साथ आपने एग्जाम्पल मस्ट लिखनी है। एग्जाम्पल्स भी आप कोई भी लिख सकते हो, गोल्ड, सोडियम, क्लोरीन, जो भी आपको याद है एलिमेंट्स तो वो आप लिख सकते हो। सो चलते हैं आगे। सो इस डेफिनेशन के बाद हमें इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि हर एलिमेंट की कोई यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो जिनको स्टडी किया जा सकता है। पर एलिमेंट जो है वो नेचर में आपको फ्री भी मिलेंगे, कंबाइंड शक्ल में भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री से मुराद है कि मतलब गोल्ड का बिस्किट तो आपको बनाया ना आपने, फ्री तो नहीं मिला। गोल्ड तो आपको कोई सॉल्ट में कोई गोल्ड हमें ऐसे नहीं मिलता कि चट्टान से गोल्ड निकाल लिया और हमें मिल गया। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें गोल्ड को स्पेसिफिकली अलहदा करना पड़ता है उनके सॉल्ट में से। तो कुछ एलिमेंट्स फ्री फॉर्म में मिलते हैं, जैसे हवा में हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, 21% है हवा में ऑक्सीजन, और हवा में हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाती है 78% है। तो आप कह लो कि ये एलिमेंट फ्री स्टेट में है। लेकिन अमूमन ये जो 92 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये हमेशा आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, यानी किसी दूसरे आइटम के साथ जुड़े हुए होंगे। अगर आप चाहते हो कि इनको अलहदा कर लो आप कर सकते हो इनको अलहदा, लेकिन इट्स नॉट ईजी जॉब, इतना आसान नहीं होता इनको अलहदा करना। इसके लिए कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स चाहिए होती हैं। तो नेचुरली एलिमेंट जो हैं वो आपको पूरी दुनिया में मुख्तलिफ परसेंटेज के साथ मिलेंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि जो हमारी दुनिया है ये 3 बड़ी चीज़ों से मिलकर बनी है। सो हमारी दुनिया में 3 बड़ी चीज़ें क्या है? हमारी दुनिया में है ज़मीन, दैट इज़ अर्थ क्रस्ट। हमारी दुनिया जो है उसमें बहुत से समंदर हैं, दीज आर बेसिकली ओशंस। और हमारी दुनिया में स्टूडेंट्स हमारे इर्द गिर्द का माहौल है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमारी दुनिया में ये 3 बड़ी कैटेगरीज हैं और हम इनमें एलिमेंट्स की परसेंटेज को स्टडी कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम देखें कंसंट्रेशंस यानी कि इनकी परसेंटेज, कंसंट्रेशन का मतलब होता है इनकी मिकदारें, कि मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट यानी हमारी जो ज़मीन है, मट्टी है, इसमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछो सर समंदरों में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो फिर दोबारा मैं आपको ऑक्सीजन का नाम लूँगा, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पे क्लोरीन की बात करूँगा। और फिर आपसे मुझसे पूछो सर एटमॉस्फेयर में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैं नाइट्रोजन का नाम लूँगा, ऑक्सीजन का नाम लूँगा और मैं आर्गन का नाम लूँगा। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जो है उसकी परसेंटेज भी मैं आपको बता दूं कि अर्थ क्रस्ट में 47% है, जबकि जो सिलिकॉन है उसकी परसेंटेज 28% है और जो एल्यूमिनियम है उसकी परसेंटेज 7.8% है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन ओशंस में है वो 86% है, सो दैट्स अ गुड परसेंटेज। इसके अलावा हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो 11 है और क्लोरीन की परसेंटेज 1.8% है। इसी तरह से नाइट्रोजन हवा में सबसे ज़्यादा। अब आप ये भी सवाल कर सकते हो सर
कि ये जो नाइट्रोजन है ये हवा में ज़्यादा कहाँ से हो गया, मतलब हवा में ज़्यादा नाइट्रोजन है, दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हाँ, हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और इसकी परसेंटेज 78%, यानी हमारा जो वो हवा है इसमें 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही है और 21% भी बताया था आपको ऑक्सीजन गैस है, और आर्गन की मिकदार 0.9%, यानी हमारी हवा में आपने सोचा भी नहीं होगा एक गैस पाई जाती है जो नामालूम सी गैस है और इसका नाम है आर्गन। ये नोबल गैस है स्टूडेंट्स। पीरियोडिक टेबल का चैप्टर मुझसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बहुत सी अमेजिंग बातें बताने वाला हूँ, तो आपने मेरे साथ रहना है, राइट। तो बहरहाल ये बात हो रही थी आपसे कि नेचुरल, ये बोर्ड में एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया कि आप हमें ये बताओ कि जो नेचुरल अकरेंस है बाय वेट परसेंटेज ऑफ सब मेजर एलिमेंट्स वो बताओ। तो आप कहोगे सर इस पूरे चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन आया, तो मेरा आपको आंसर होगा जी ये लॉन्ग क्वेश्चन आया। तो आप इसको लॉन्ग के तौर पर याद करो, ठीक है, मतलब ये परसेंटेजेस आपको याद होनी चाहिए जिस तरह मुझे याद है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे अगर मज़ीद बात करूं कि आप मुझे ये बताओ कि ज़मीन पर, अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, तो आप मुझे बताओ कौन सा है। यस, दैट इज़ ऑक्सीजन, अर्थ पे। इस तरह से आप मुझे बताओ जी एक हमारे पास सियारा है सैचुरन, आप मतलब सैचुरन पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। आप मुझे बताओ जुपिटर भी एक सियारा है, जुपिटर पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, अभी कमेंट करके बताओ। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इसके कोई लास्ट 2 पैराग्राफ्स की तरफ। स्टूडेंट्स जैसा कि बताया कि एलिमेंट्स जो हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स जो हैं ये लिक्विड भी हो सकते हैं, एलिमेंट जो हैं ये गैस भी हो सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आप कहोगे सर ऐसा करो कुछ एलिमेंट्स की जो है एग्जांपल बताओ जो सॉलिड्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं बात करूँगा तो सोडियम जो है वो सॉलिड है। इसके अलावा मैं कहूँगा कॉपर जो है वो भी सॉलिड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिंक जो है वो सॉलिड होता है, गोल्ड जो है वो सॉलिड होता है। तो ये सॉलिड एलिमेंट्स हैं, आयरन भी आपको पता है कि सॉलिड होता है, आयरन का नाम भी मैं यहाँ पर लाजमी लेना चाहूँगा, बुक में नहीं है लेकिन मैं लेना चाहूँगा। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ एलिमेंट्स जो हैं आपको अमेजिंगली बताऊं वो लिक्विड होते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेटल्स में मैं मरकरी का नाम लूँगा, ये मेटल है और ये लिक्विड होता है। इसके अलावा नॉन मेटल में मैं ब्रोमीन का नाम लूँगा और ये नॉन मेटल है और ये लिक्विड होता है, ठीक है। और इस ब्रोमीन को हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर। यही वजह है कि इसको ब्रोमीन वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये लेबोरेटरी के जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें ब्रोमीन होता है और जो डॉक्टर्स के पास थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें मरकरी होता है, क्योंकि इनको ज़रा सी हीट दो तो ये एक्सपैंड कर जाते हैं, इससे हमें टेम्परेचर पता लगता है हमारी बॉडी का क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें मैं नाइट्रोजन का नाम लूँगा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, और ऑक्सीजन का नाम लूँगा, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्लोरीन का नाम लूँगा, क्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस, और जबकि मैं हाइड्रोजन का नाम लूँगा, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये आर नॉन मेटल्स एज वेल, लेकिन गैस में याद रखना कि जो एलिमेंट गैस की शक्ल में है वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं, लिक्विड में मेटल नॉन मेटल दोनों बता दिए। और सॉलिड स्टूडेंट्स अमूमन सारे जो हैं वो सॉलिड एलिमेंट्स जो हैं वो अमूमन मेटल्स होते हैं, ये सब मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया है। और स्टूडेंट्स एक और बात याद रखो कि आयोडीन भी एक एलिमेंट है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है लेकिन ये नॉन मेटल है, यानी एक ऐसा मैंने आपको एलिमेंट बता दिया है जो सॉलिड होता है लेकिन नॉन मेटल होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में। इसमें सवाल ये आ सकता है आपको कि क्लासिफाई एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट एंड गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स में आपने याद रखना है। और ये जो बात है ना, ये वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आपको एमसीक्यू बड़ी दफ़ा आई हुई है कि जी आइडेंटिफाई करें कौन सा एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मरकरी ब्रोमीन को नहीं भूलना आपने। पूरे प्रोटेबल 118 एलिमेंट्स में से आप कह लो कि मरकरी ब्रोमीन है, यही नॉन मेटालिक फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉरी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और मरकरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटालिक इन नेचर है। स्टूडेंट्स उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखी हुई है, बहुत फैक्टफुल लाइन है। उसमें लिखा हुआ है कि इनकी खसूसियात की बेस पर एलिमेंट्स को जो है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कहा गया, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 80% जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल्स हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है ये बात भी
80% एलिमेंट जो हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, मेटल। ये भी बोर्ड में MCQ आया हुआ है कि भाई कितने फ़ीसद एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो आपने कहना है जी 80% एलिमेंट्स मेटल्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर लेने के बाद कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा कि आप उसको बोर्ड के लिए हल ना कर सको। सारे सवालों को इंशाल्लाह आप हल कर पाओगे। सो वीडियो के साथ रहो। अभी मेरा ये लेक्चर आधा हुआ है और आधा लेक्चर जो है मैं आपको बेसिक डेफिनेशंस पे दूंगा और उस पर आपने मेरे साथ रहना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपको आइडिया हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड विद मी और आगे चलते हैं। तो आगे तो हम चलेंगे, लेकिन बात ये है कि अब आपने मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखना है। अभी थंबनेल आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैप्टर की प्लेलिस्ट में देखो अगला लेक्चर मेरा, ठीक है। सो दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखना है, दोस्तों के साथ जो है और अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और डाउनलोड करके मत देखा करो, लाइव देखा करो, इसी से फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं बड़ा डिसहार्ट होता हूँ क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते हैं, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ऑनलाइन, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि थोड़े बहुत व्यूज़ आएँ, कोई मेरा भी थोड़ा भला हो जाए। सो दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो आप डाउनलोड करके ना देखिएगा वीडियो को, लाइव ही देखिएगा और दोस्तों से भी कहिएगा लाइव ही देखें। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।